नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसजी पैरामेडिकल क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं रोटेटिंग एनोड एक्स-रे ट्यूब के बारे में कि रोटेटिंग एनोड एक्स-रे ट्यूब कैसे वर्क करती है, इसका इन्वेंशन कब हुआ, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है और ये कंस्ट्रक्शन इसके क्या क्या है, मतलब इसके पार्ट्स क्या क्या है। रोटेटिंग एनोड एक्स-रे ट्यूब की बात करने से पहले हम देखते हैं ये इन्वेंशन ही क्यों हुआ इसका। स्टेशनरी एनोड एक्स-रे ट्यूब में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा, उसमें हमने देखा कि एक ही जगह पे एनर्जी रिलीज़ हो रही थी, इस कारण से टारगेट सरफेस पे रफनिंग और पीटिंग हो रही थी। ये हमने देखा था टंगस्टन की बनी हुई थी और यहीं पे आके इलेक्ट्रॉन बार बार बम्बार्ड कर रहे थे। अब रफनिंग और पीटिंग के कारण क्या हो रहा था, एक्सरे आउटपुट कम मिल पा रहा था हमको, एक्सरे आउटपुट कम मिल पा रहा था और एनोड भी जल्दी ही ख़राब हो जा रही थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रोटेटिंग एनोड एक्स-रे ट्यूब का इन्वेंशन हुआ 1933 में। रोटेटिंग एनोड एक्स-रे ट्यूब के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो हम देखते हैं। इसका मेन पर्पस क्या था, एक तो था कि हमको एरिया ज़्यादा मिल रहा था, इलेक्ट्रॉन के बम्बार्ड के लिए एरिया ज़्यादा मिल रहा था। वो कैसे, वो देखते हैं हम। इसमें क्या हो रहा था, ये फिलामेंट यहाँ पे लगा हुआ था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा था और इलेक्ट्रॉन आके बम्बार्ड कर रहा था। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन एमिट होता था उससे पहले ही ये जो ट्यूब थी वो रोटेट हो जाती थी, पर मिनट के अंदर 3600 टाइम्स रोटेट हो रही थी ये। इसकी वजह से क्या हो रहा था कि एक ही जगह पे बम्बार्डमेंट नहीं हो रहा था। अब एक ही जगह बम्बार्डमेंट नहीं हो रहा था तो एक्सरे ट्यूब भी जल्दी ख़राब नहीं हो रही थी, रफनिंग और पीटिंग वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई थी। दूसरी प्रॉब्लम थी इसमें स्टेशनरी में कि जो हीट डिसिपेशन होता था वो ठीक से नहीं हो पाता था कॉपर के थ्रू, वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हीट का डिसिपेशन होता है वो कैसे होता है, रेडिएशन के थ्रू बाहर निकलती है। हीट रेडिएशन के थ्रू बाहर निकलती है, रेडिएशन के थ्रू बाहर जाएगी, यहाँ पे एक ग्लास एनवेलप होगा, ग्लास एनवेलप के थ्रू बाहर निकल जाएगी। रोटेटिंग एनोड एक्स-रे ट्यूब के अंदर ये जो बना हुआ होता है उसे कहते हैं एनोड स्टेम। एनोड स्टेम काई का बना हुआ होता है, एनोड स्टेम मॉलिब्डेनियम का बना हुआ होता है। अब मॉलिब्डेनियम का ही क्यों बनाते हैं, इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्योंकि जो मॉलिब्डेनियम का मेल्टिंग पॉइंट 2600 सेल्सियस होता है। इसके अंदर जो खास बात होती है वो होती है इसके अंदर पुअर हीट ट्रांसफ़र करता है ये, मतलब हीट जल्दी से ट्रांसफ़र नहीं करता है ये, ठीक है। उसमें तो हमने देखा था कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो रही थी, इसमें क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र रेडिएशन के थ्रू हो रही है, तो यहाँ से हीट नहीं जानी चाहिए। क्यों नहीं जानी चाहिए, इसका क्या रीज़न है, क्योंकि इसके पीछे रोटर लगे हुए होते हैं। रोटर और बियरिंग क्या होते हैं, अगर हीट जाती है तो ये एक्सपेंड हो जाएंगे और ये एनोड रोटेट करना बंद कर देगी। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, इसलिए मॉलिब्डेनियम का एनोड स्टैम्प बनाया जाता है। रोटर और बियरिंग वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इनका क्या काम होता है। रोटर क्या करता है, एनोड असेंबली को रोटेट करवाने में हेल्प करता है। तो चलो हम डिस्कस करते हैं रोटेटिंग एनोड एक्स-रे ट्यूब के बारे में कि रोटेटिंग एनोड एक्स-रे ट्यूब कैसे वर्क करती है। अब हम बात करते हैं रोटेटिंग एनोड एक्स-रे ट्यूब के इन्वेंशन की। रोटेटिंग एनोड एक्स-रे ट्यूब का इन्वेंशन कब हुआ, 1933 में। एनोड इज़ मेड टू रोटेट बिफोर द इलेक्ट्रॉन इज़ एमिटेड। एनोड क्या होता है, रोटेट करना स्टार्ट कर देता है फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन के निकलने से पहले ही। इसका क्या रीज़न है, जिससे इलेक्ट्रॉन को लार्ज एरिया मिल सके बम्बार्डमेंट करने के लिए और हीट लोडिंग कैपेसिटी भी बढ़ सके एनोड की। तो डेवलप टू इंक्रीज हीट लोडिंग विथ हायर एक्सरे आउटपुट। हीट लोडिंग बढ़ेगी, हीट लोडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, एक्सरे आउटपुट भी ज़्यादा होगा। बाय मीन्स ऑफ लार्ज एरिया फॉर हीट डिसिपेशन, और हीट डिसिपेशन के लिए भी लार्ज एरिया मिलेगा। हीट डिसिपेशन क्या होता है, हीट का निकलना, बाहर निकलना। अब हमने देखा था कि स्टेशनरी एनोड एक्स-रे ट्यूब के अंदर क्या था, सिर्फ इतना सा एरिया था, यहीं पे इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड कर रहा था, तो इसको हीट डिसिपेशन के लिए भी ज़्यादा एरिया नहीं मिल पा रहा था। अब ये क्या हुआ, अब इलेक्ट्रॉन, ये एनोड रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है तो क्या हो रहा है, रोटेट करने की वजह से एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो हीट डिसिपेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, हीट डिसिपेशन के लिए भी लार्ज एरिया मिलेगा। प्रिंसिपल एंड फंक्शन फॉलोड बाय द स्टेशनरी एनोड ट्यूब। प्रिंसिपल और फंक्शन जो फॉलो करता है रोटेटिंग एनोड एक्स-रे ट्यूब वो सेम है स्टेशनरी एनोड ट्यूब के जैसा ही। किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है रोटेटिंग एनोड एक्स-रे ट्यूब, तो वो है थर्मायनिक एमिशन प्रिंसिपल। अब थर्मायनिक एमिशन प्रिंसिपल क्या होता है,
थर्मोनिक एमिशन प्रिंसिपल है कि किसी भी मेटल को हीट करने पे उसमें से इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलते हैं उसे कहते हैं थर्मोनिक एमिशन प्रिंसिपल। थर्म मीन्स हीट, एनिक एमिशन मीन्स आयंस का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एमिट होना, ये होता है थर्मोनिक एमिशन प्रिंसिपल। जैसा कि फिलामेंट को हम हीट करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। डिज़ाइन ऑफ रोटेटिंग एनोड हैविंग एरिया अप टू 500 टाइम्स मोर फॉर इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन कंपेयर टू द स्टेशनरी एनोड। रोटेटिंग एनोड एक्स रे ट्यूब को ऐसे डिज़ाइन किया गया था जिससे जो इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन का जो एरिया था वो 500 टाइम्स ज़्यादा हो गया स्टेशनरी एनोड एक्स रे ट्यूब के कंपैरिजन में। अब हम बात करते हैं ट्यूब कंस्ट्रक्शन की। ट्यूब में क्या क्या चीज़ें होती है? कैथोड, फोकसिंग कप, एनोड स्टेम, रोटर और बियरिंग। तो कैथोड जो है वो उसमें क्या होता है, फिलामेंट और फोकसिंग कप होता है, ये है कैथोड। फोकसिंग कप क्या करता है, फोकस करने का काम करता है इलेक्ट्रॉन्स को एनोड की तरफ। एनोड स्टेम, ये है एनोड स्टेम। एनोड स्टेम काय का बना हुआ था? एनोड स्टेम मॉलिब्डेनियम का बना हुआ था, वो भी हमने देखा था। और इसके बाद आता है रोटर। रोटर क्या होता है? रोटर ही रोटेट करवाता है किसको? एनोड को। एनोड डिस्क को रोटेट करवाने का काम किसका होता है? रोटर का होता है। और रोटर कैसे रोटेट करता है, उसमें हेल्प कौन करता है? स्टेटर। स्टेटर क्या होता है? स्टेटर में हम जब हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी रोटर के ऊपर। रोटर इसकी वजह से रोटेट करेगा, रोटेट करने की वजह से एनोड डिस्क भी क्या करती है? रोटेट होती है। बियरिंग्स क्या होते हैं? बियरिंग्स क्या करते हैं? रोटर को रोटेट करने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं कैथोड की। कैथोड जो है उसमें टंगस्टन फिलामेंट, मतलब कैथोड में दो चीज़ बनने वाले हैं, एक फोकसिंग कप और एक फिलामेंट। जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। अब टंगस्टन का ही क्यों बनाते हैं, इसके पीछे का क्या रीज़न है? तो टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। कितना होता है? 3387 डिग्री सेल्सियस। और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 74। और टंगस्टन में लो वेपर प्रेशर होता है। लो वेपर प्रेशर इन द सेंस कि ये जल्दी से वेपराइज नहीं होता, मतलब वेपर के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। और वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या होगा? एक्स रे ट्यूब भी खराब नहीं होगी। और लो वर्क फंक्शन होता है टंगस्टन का। फिलामेंट ऑफसेट फ्रॉम द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द एक्स रे ट्यूब टू फेस द टारगेट नियर द पेरिफेरी ऑफ द एनोड डिस्क। जो फिलामेंट ऑफसेट है उसका लॉन्ग एक्सिस किधर आता है? पेरीफेरी की तरफ आता है। किसके किसके फ्रंट में आता है? पेरीफेरी ऑफ एनोड डिस्क के पेरीफेरी की तरफ आता है। और यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन निकल के इस जगह टकराएगा एनोड डिस्क के। एनोड डिस्क की ये जो ये शेप हो रही है, नीचे वाली शेप है, इसे कहते हैं बीवेल स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर? बीवेल स्ट्रक्चर। यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करके एक्सरे प्रोड्यूस होती है। यूजुअली 2 फिलामेंट्स यूज्ड, ज़्यादातर 2 फिलामेंट्स का यूज़ लिया जाता है। 1 टू फोकस इलेक्ट्रॉन टू द लार्ज एरिया ऑफ द एनोड, एक तो एनोड के लार्ज एरिया की तरफ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को फोकस करेगा। अदर टू फोकस द इलेक्ट्रॉन ऑन ए स्मॉलर एरिया ऑफ द टारगेट, दूसरा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को स्मॉलर एरिया, मतलब इस एनोड के स्मॉलर एरिया की तरफ फोकस करेगा। बोथ द फिलामेंट शुड फोकस द इलेक्ट्रॉन ऑन द सेम पार्ट ऑफ द एनोड, अगर दोनों फिलामेंट एनोड के सेम पार्ट पे फोकस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तो जो फोकल स्पॉट बनता है वो सेम पॉइंट पे बनता है दोनों मोड ऑफ ऑपरेशन से। सेम पॉइंट पे फोकल स्पॉट का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फोकसिंग कप की, कि फोकसिंग कप क्या होता है। कैथोड ब्लॉक सराउंडेड द फिलामेंट्स विच शेप्स द इलेक्ट्रॉन बीम विथ, कैथोड ब्लॉक सराउंडेड रहता है फिलामेंट के, जिससे इलेक्ट्रॉन बीम विथ को शेप दे सके। फोकसिंग कप एनर्जाइज्ड, अनबाइज्ड एंड बाइज्ड। फोकसिंग कप भी दो तरीके से एनर्जाइज्ड होता है, एक बाइज्ड तरीके से और एक अनबाइज्ड तरीके से। अब ये बाइज्ड और अनबाइज्ड क्या होता है? तो अनबाइज्ड मतलब क्या है? सेम वोल्टेज अप्लाइड टू द बोथ फिलामेंट एंड फोकसिंग कप। इसमें क्या होता है अनबाइज्ड में? जो फोकसिंग कप है और फिलामेंट है उनको सेम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है उसका एरिया कैसा होता है? वाइडर होता है और फोकल स्पॉट भी लार्ज बनता है। जो फोकल स्पॉट की विड्थ होती है वो भी लार्ज होती है। दूसरा होता है बाइज्ड फोकसिंग कप, मोर नेगेटिव देन द फिलामेंट। जो बाइज्ड फोकसिंग कप होता है उसको ज़्यादा नेगेटिव किया जाता है किसके कंपैरिजन में? फिलामेंट के कंपैरिजन में।
जिससे क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन का जो एरिया स्प्रेड हो रहा था वो कम हो सके और स्मॉलर फोकल स्पॉट का फॉर्मेशन हो सके। जो फोकल विथ होती है वो स्मॉलर होती है इसमें और अनबाइज्ड में लार्जर होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एनोड की, कि एनोड काय का बना हुआ होता है। लार्ज टंगस्टन एंड टंगस्टन एलॉय डिस्क, जो एनोड है वो टंगस्टन या टंगस्टन एलॉय डिस्क का बना हुआ होता है। इसका डायमीटर कितना होता है एनोड का, 100 से 200 mm होता है। कैसी शेप होती है एनोड की, सॉसर शेप होती है, सॉसर शेप होती है। टारगेट ट्रैक नियर द पेरिफेरी ऑफ द डिस्क टू मैक्सिमाइज द लेंथ, जो टारगेट ट्रैक है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करते हैं वो किधर होता है, डिस्क के पेरिफेरी की तरफ होता है, जिससे लेंथ मैक्सिमाइज कर सके, एरिया बढ़ा सके। टारगेट ट्रैक मिक्सचर ऑफ टंगस्टन 90% एंड रेनियम 10% विच रिड्यूस क्रेजिंग इफेक्ट कॉज्ड बाय द थर्मल स्ट्रेस। जो टारगेट ट्रैक होता है मतलब एनोड होता है वो काई से बना हुआ होता है, उसमें 90% तो टंगस्टन होता है और 10% रेनियम होता है। अब रेनियम का क्यों यूज़ लिया जाता है, रेनियम का जो मेन पर्पस होता है वो क्या करता है, कम करता है क्रेजिंग इफेक्ट को। अब ये क्रेजिंग इफेक्ट क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन एक ही जगह टकराएगा तो टारगेट है वो रफ सा हो जाता है, रफनिंग से प्रोड्यूस हो जाती है। तो रफनिंग और पीटिंग मतलब उस जगह पोर्स वगैरह क्रिएट हो जाते हैं, उससे एक्सरे आउटपुट कम होता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए रेनियम का यूज़ लिया जाता है, इसलिए 10% रेनियम का यूज़ लेते हैं टंगस्टन के साथ। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एनोड स्टेम की, कि एनोड स्टेम क्या होता है। एनोड डिस्क इज माउंटेड ऑन अ स्टेम विच इज़ अटैच्ड टू द रोटर। ये है एनोड स्टेम। जो एनोड डिस्क है, ये एनोड डिस्क है, ये किससे माउंटेड रहती है, ये एनोड स्टेम से माउंटेड रहती है। ये है एनोड स्टेम, और एनोड स्टेम पीछे किससे जुड़ा हुआ रहता है, अटैच रहता है, रोटर से अटैच रहता है। ये है एनोड स्टेम। ये काय का बना हुआ होता है एनोड स्टेम, मोलिब्डेनियम का बना हुआ होता है। अब मोलिब्डेनियम का ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि मोलिब्डेनियम का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। कितना होता है, 2600 सेल्सियस। और लेकिन इसकी जो हीट कंडक्टिविटी होती है मोलिब्डेनियम की वो कम होती है। अब कम क्यों रखी जाती है, इसके पीछे का क्या रीज़न है। जो ये एनोड स्टेम है, हम क्या चाहते हैं, जो एनोड डिस्क से जो हीट निकली वो रोटर की तरफ ना जाए। रोटर की तरफ अगर जाती है तो ये क्या हो जाते हैं, रोटर में जो बियरिंग्स वगैरह है वो एक्सपेंड हो जाएंगे, और एक्सपेंड हो जाएंगे तो रोटर को मूव करवाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और ये रोटर शायद मूव नहीं करवा पाए। तो इसकी वजह से क्या करते हैं हम, कि रोटर की तरफ हीट ना जाए तो एनोड स्टेम को मोलिब्डेनियम का बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि मोलिब्डेनियम की हीट कंडक्टिविटी बहुत पुअर होती है। अब ये हीट कैसे डिसिपेट होती है इसके अंदर, तो हीट डिसिपेट होने के लिए हीट यहाँ से बाहर निकलती है और रेडिएशन के थ्रू ग्लास एनवेलप पे जाएगी और ग्लास एनवेलप के थ्रू डिसिपेट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। प्रोटेक्ट द बियरिंग फ्रॉम हीट विच मे बी कॉज्ड दैम टू एक्सपेंड एंड बाइंड। जो बियरिंग को अगर हमको प्रोटेक्ट करना है और रोटर को प्रोटेक्ट करना है हीट से, तो जिससे वो एक्सपेंड नहीं हो सके, इसीलिए मोलिब्डेनियम का एनोड स्टेम बनाया जाता है। शॉर्टर लेंथ ऑफ एनोड स्टेम इज़ बेस्ट। जो एनोड स्टेम की लेंथ होती है वो काफ़ी कम रखी जाती है, बेस्ट होती है। क्यों बेस्ट होती है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का रीज़न है कि इनर्शिया कम कर सके। अगर इनर्शिया ज़्यादा होगा तो रोटर को एनोड डिस्क को रोटेट करवाने में काफ़ी तकलीफ होगी। तो इनर्शिया कम करना है हमें, तो इनर्शिया कम करने के लिए एनोड स्टेम की लेंथ कम की जाती है, कम रखना ही बेस्ट होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रोटर की। रोटर क्या होता है। द एनोड डिस्क इज कनेक्टेड टू अ रोटर। जो एनोड डिस्क है वो रोटर से कनेक्टेड रहती है, किसके थ्रू रहती है, एनोड स्टेम के थ्रू। विच इज मेड अप ऑफ कॉपर बार्स अरेंज अराउंड अ सिलेंड्रिकल आयरन कोर। जो ये बना हुआ होता है वो काई से बना हुआ होता है, कॉपर बार से बना हुआ होता है और एक सिलेंड्रिकल आयरन कोर्स पे सराउंडेड रहता है। देयर आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सराउंडिंग द रोटर आउटसाइड द ग्लास एनवेलप कॉल्ड स्टेटर। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट सराउंडेड रहता है रोटर के बाहर की तरफ, जो आउटसाइड द ग्लास एनवेलप होता है स्टेटर। वही क्या करता है, वही रोटर को मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स की वजह से रोटर क्या करता है, रोटेट कर पाता है। तो स्टेटर पे क्या होता है, हम हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं, उसकी वजह से स्टेटर क्या करता है, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, ये रोटर मूव करता है। ये है स्टेटर। स्टेटर ही क्या करता है, ये रोटर को मूव करवाने में हेल्प करता है। ये रहा स्टेटर।
बोथ द स्टेटर एंड रोटर इज कॉल्ड इंडक्टर मोटर। स्टेटर और रोटर को मिला के क्या कहते हैं हम? इंडक्टर मोटर कहते हैं। व्हेन द स्टेटर कॉइल्स आर एनर्जाइज्ड, जब स्टेटर मोटर को हम एनर्जाइज्ड कर देते हैं, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। वही मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगी कॉपर बार के अंदर। दिस इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड एन अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड दैट कॉजेज द रोटर टू स्पिन। उस इंड्यूस करंट की वजह से क्या होगा? एक अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और उसके कारण रोटर क्या करता है? स्पिन करता है। रोटर कितने टाइम स्पिन करता है? 3000 से 9000 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ऑन एन एवरेज 3600 स्पिन रोटेशन माना जाता है पर मिनट के अंदर, लेकिन ये स्पीड ऑफ रोटर है वो डिफरेंट होती है अलग अलग एक्सीलरेटर ट्यूब के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बियरिंग की, कि बियरिंग्स क्या होते हैं। द एनोड असेंबली इज रोटेटेड विद द हेल्प ऑफ बियरिंग। जो एनोड असेंबली है वो किसके कारण रोटेट करती है? बियरिंग्स की हेल्प से रोटेट करती है। और वो काई से बने हुए होते हैं बियरिंग्स? स्टील बॉल रेसिस से बने हुए होते हैं। ये रे बियरिंग्स, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं इनको बोलते हैं बियरिंग्स। ये रे बियरिंग्स। अब इसमें जो लुब्रिकेशन करवाते हैं हम, रोटेटिंग एनोड एक्सियल ट्यूब में लुब्रिकेशन करवाते हैं, वो किसके थ्रू होता है? जो लुब्रिकेशन होता है वो हम सिल्वर के थ्रू करवाते हैं। द बियरिंग आर कोटेड विथ लेड और सिल्वर टू एक्ट एज लुब्रिकेट। किसके थ्रू? लेड और सिल्वर के थ्रू लुब्रिकेशन का काम करते हैं। अब हम लुब्रिकेशन मेटल लुब्रिकेंट्स के थ्रू ही क्यों करवाते हैं? अगर हम किसी लिक्विड का यूज़ लेते हैं तो लिक्विड जाएगा और रोटेटिंग एनोड को ख़राब कर देगा अंदर की तरफ। और अगर ग्रेफाइट का यूज़ लेते हैं तो ग्रेफाइट धीरे धीरे जाके जमा होने लग जाएगा और उसकी वजह से भी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। इसलिए मेटेलिक लुब्रिकेंट्स का यूज़ लिया जाता है बियरिंग्स के अंदर लुब्रिकेशन के लिए। ये रोटेटिंग एनोड एक्सियल ट्यूब यही फिनिश होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियोस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।